चलिए, आर्ट एंड कल्चर में आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नेचुरली ये एंशियंट एंड मिडेवल इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अलग होने वाला सेगमेंट है। वहाँ पर लोगों के नाम बहुत आए क्योंकि उस समय में जो भी इनोवेशंस या इन्वेंशंस थी, हम उन्हें ट्रेस कर रहे थे कि उसका रियल ओरिजिन कहाँ था। वो बहुत बड़ी मानी जाती हैं क्योंकि जिस समय की सोसाइटी है उस समय में ऐसी चीज़ों का आविष्कार होना, खोजबीन होना, ये बड़ा है। अब आप मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। आज आपकी चीज़ों को जीवन को जो प्रभावित कर रहा है, आप उन टेक्नोलॉजीज़ पर बात करेंगे, उस साइंस पर बात करेंगे, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। आज हम उस लहजे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी शब्द का जिक्र करते हैं तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? चलिए उसका आंसर समझिए। देखिए, साइंस की सीधी सीधी परिभाषा क्या है? साइंस आपके द्वारा की गई एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। मैंने क्यों कहा कि एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है? देखिए, मेरे हाथ में ये कलम है। क्या मैं इस कलम से इधर से राइट से लेफ़्ट लिखते हुए जा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। और या दूसरी तरफ ये मैंने क्या लेटर लिखा है, आपको समझ आया? नहीं। कई वर्षों की मेहनत से सोसाइटी ने जो कल्चर डेवलप किया, उस कल्चर ने मुझे लेफ़्ट से राइट एक ख़ास तरह की फिंगर मूवमेंट्स के साथ एक ख़ास साइज़ में लेटर्स लिखने सिखाए, जिसको हम स्क्रिप्ट कह के पुकारते हैं। इस स्क्रिप्ट की मदद से जो मैंने लिखा, आप वो समझ पा रहे हैं, और वो स्क्रिप्ट एक ख़ास लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट यूज़ की है रोमन, और लैंग्वेज है यहाँ पर इंग्लिश। तो मैंने शब्द लिखा शिफ्टिंग। ये जो मैंने आपके सामने अभी ये जो एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी को करने के पीछे एक सिस्टम था, एक तंत्र था कि पहले तो कलम पकड़ने का ढंग, फिर अक्षर बनाने का तरीका, अक्षरों से शब्द बनाना, शब्दों से सेंटेंस बनाना, और सेंटेंस वो जो किसी मीनिंग को एक्सप्रेस करे। जो मीनिंगलेस है वो फिर सेंटेंस आपके समझ में नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट की वजह से ऐसे गलत सलत चीज़ें भी लिखी जाती हैं कि सामने मैसेज चला जाता है, वो व्यक्ति पूछता है लिखा क्या है। तो देखिए, शब्दों की बनावट, अक्षरों की बनावट, सेंटेंस के मीनिंग, ये कितने वर्षों की कल्चर की डेवलपमेंट के कारण हो पाया। तो इसी के कारण मैंने एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी की तो आप तक राइट मीनिंग पहुँचे। ये कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है। इसी तरह से हम खास तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करके, ख़ास तरह के प्रिंसिपल्स और फिनोमेनास को यूज़ करके एक ख़ास दिशा में रिज़ल्ट ओरिएंटेड ग्रोथ करते हुए डिज़ायरेबल आउटकम को अचीव करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, दैट एक्टिविटी इज़ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब यहाँ पर सिस्टम है। सिस्टम का मतलब यहाँ पर तंत्र है। तंत्र, जब आप राइट इक्विपमेंट, राइट नॉलेज, राइट एम के लिए राइट डायरेक्शन में परस्यू करा रहे हैं, आप सिस्टमैटिक जा रहे हैं। और इसके तहत जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं दैट इज़ सिस्टमैटिक एक्टिविटी। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर हमें कोई वैक्सीन बनानी है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी के तहत सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि भाई इस व्यक्ति को लक्षण क्या आए, क्या सिम्टम्स आए। आपने उसके लक्षण देख लिए। फिर अगली कड़ी ये जानना है किस कारण से आए। आपको पता लग गया कोई पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस है। फिर लॉजिक ये बनता है कि आप उसे स्टडी करें जिस बैक्टीरिया या पैरासाइट या किसी के कारण आए हैं, और स्टडी करने के बाद, उसके व्यवहार को पढ़ने के बाद, उसके बिहेवियर को पढ़ने के बाद आप ये समझें कि क्या बॉडी में इसे फाइट बैक करने के लिए कोई काउंटर मैकेनिज़्म जनरेट होता है क्या। तो जब आप ये देखें कि हाँ, बॉडी एक काउंटर मैकेनिज़्म जनरेट करती है, बट
ये इतनी बड़ी डोज में बॉडी में जाता है कि वो काउंटर मैकेनिज्म कामयाब नहीं हो पाता, तब आप ये सोचते हैं कि अगर इसकी लिमिटेड डोज बॉडी में डाली जाए जानबूझ के, तो फिर जो फाइटिंग मैकेनिज्म बॉडी में क्रिएट होगा, एक बार क्रिएट हो गया तो आगे से इसकी जब फुल डोज भी जाएगी, अगर आदमी वायरस या किसी चीज़ को एक्सपोज होगा तो वो इम्यूनिटी बन गई है बॉडी में, वो हमेशा फाइट बैक करेगी, तो हम बंदे को इम्यून कर सकते हैं। कितनी स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को किया, ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी है। ओके, सो ये वर्ड की वर्ड था साइंस की डेफिनेशन लिखने के मामले में। जब आप साइंस की डेफिनेशन लिख रहे हैं, इस की वर्ड को कभी इग्नोर मत करिएगा। दिस वर्ड इज की वर्ड, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है, द सिस्टमेटिक एक्टिविटी। ओके, क्लियर? तो हम एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी जब कंडक्ट करते हैं, किस लिए? देखिए, कोई आध्यात्मिक जगत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, कोई मॉरल टर्म या कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सही गलत नैतिक धर्म अधर्म की बात नहीं हो रही है। देखिए, असला बनाना है, बम बनाना है, अब आप उसे एक गांव के लिए रास्ता बनाने के लिए ऐसे डायनामाइट यूज़ करिए, या आप उसे बच्चों से भरी बग्गी उड़ाने के लिए यूज़ करिए। साइंस इस तरफ विचार नहीं करती है। ये विचार समाज को करना है कि उसने नैतिकता कितनी लेके आनी है। साइंस इस्तेमाल करती है कि सल्फ़र, साल्ट, पैटर और चारकोल का इस्तेमाल करके या कोक का इस्तेमाल करके कैसे मसाला बनाया जा सकता है, गन पाउडर कैसे बनाया जा सकता है, दैट्स ऑल। आई बात समझ में? सो सिस्टमेटिक एक्टिविटी करनी है कि इस फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में हम नॉलेज गेन कर सकें। तो सिस्टमेटिक एक्टिविटी के माध्यम से इस फिज़िकल वर्ल्ड की नॉलेज गेन करना, द नॉलेज डिराइव करना, ये साइंस है। ये ज्ञान ही ये विज्ञान है, ये विशिष्ट विचित्र ज्ञान है। ओके, अब आपने ये एक्टिव साइंस के माध्यम से पता लगा ली एक एक्सरे, आपने साइंस के माध्यम से पता लगा ली एक एक्सरे। क्या फ़ायदा इस एक्सरे को पता लगाने का? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने साइंस के माध्यम से पता लगा ली मैग्नेटिक फोर्स, तो क्या फ़ायदा उसका पता लगाने का? आपने साइंस के माध्यम से पता लगा ली माइक्रोवेव, तो क्या करना उस वेव का? अब एग्जिस्टेंस में आता है कि इस डिराइव्ड नॉलेज का, ये जो हमने फिज़िकल वर्ल्ड की सिस्टमेटिक एक्टिविटी फॉलो करते हुए नॉलेज गेन की, इसका प्रोडक्टिव यूज़ लेना है। इसका प्रोडक्टिव यूज़ लेना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो बेटरमेंट आपकी चॉइस है, बट उनका मतलब यही है कि प्रोडक्टिव यूज़ लेना है। उस नॉलेज को जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी करके प्रोडक्टिव यूज़ में बदले, वो होती है टेक्नोलॉजी। तो आपने एक्सरे का पता लगाया, उसके लिए इक्विपमेंट बना करके उन एक्सरेज को यूज़ करके आपकी बॉडी का एक्सरे निकाला है, जिस इक्विपमेंट ने, वो टेक्नोलॉजी हुई, प्रौद्योगिकी हुई। आपने माइक्रोवेव ढूंढ ली, पता लगा लिया, उस माइक्रोवेव को प्रयोग करने का काम जो कर रहा है वो इक्विपमेंट, उसे कैसे यूज़ करना है, उसे कैसे टैप करना है, ये टेक्नोलॉजी की देन है। आपने ये पता लगा लिया कि अगर पानी को इतनी ऊंचाई से गिराया जाए तो बिजली बन सकती है, टरबाइन घुमाई जा सकती है। टरबाइनें बना के, डैम बना के, उतनी ऊंचाई से उसे गिरा करके बिजली बनाना, ये टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से डे बाय डे आप फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज गेन कर रहे हैं सिस्टमेटिक एक्टिविटी फॉलो करके, और डे बाय डे उस गेन्ड नॉलेज को प्रोडक्टिव यूज़ में बदलती जा रही है टेक्नोलॉजी, तकनीक। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक साथ चलते हैं, ये हमने समझ लिया। ओके, मैं पढ़ दूँ अब मैंने क्या लिखा है। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज एनी सिस्टमेटिक एक्टिविटी that seeks to gain knowledge about the physical world। जिंदगी भर के लिए एकदम ठोस और स्पष्ट और छोटी परिभाषा। टेक्नोलॉजी is that activity which seeks to put this knowledge to productive use। खत्म कहानी, that's all। आई बात समझ में? आपने विज्ञान से पता लगाया कि एटमॉस्फेयर की लेयर में एक लेयर ऐसी है जिस लेयर में चार्ज एग्जिस्ट करता है, आयंस एग्जिस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी ने कहा बस रुको, फिर बड़े बड़े छाते बनाए
सिग्नल उस लेयर में भेजा और उस लेयर से आपके घरों में भेजा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्टिवेट हो गया, रिले होना शुरू हो गया काम, आयोनोस्फेयर यूज़ हो गई, दैट्स ऑल। विज्ञान ने पता लगाया कि अगर इतनी रफ्तार से चीज़ को अर्थ से निकाला जाए तो वो ग्रेविटेशन के पुल से बाहर निकल जाएगी, ये विज्ञान ने पता लगाया। टेक्नोलॉजी ने कहा कि हम आपको उसके लिए इक्विपमेंट दे देते हैं, एक लॉन्चिंग पैड देंगे और उसके लिए एक प्रोपल्शन इंजन क्रिएट करेंगे, वो इतना प्रोपल्शन करेगा कि ये उस वेलोसिटी से एस्केप हो जाएगा हमारी अर्थ से, वो एस्केप वेलोसिटी का यूज़ कर लेते हैं। साइंस ने पता लगाया कि ग्रेविटेशन के पुल के बाहर अगर ये रहता है तो फिर ये सोलर एनर्जी के बेस पे ही घूमते रह जाएगा। सोलर पैनल बनाने का काम टेक्नोलॉजी ने कर दिया। कैसे उस सोलर एनर्जी को टैप करना है, वो सोलर पैनल में है, दैट्स ऑल। ऐसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक साथ चलते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक साथ काम करते हैं। वैज्ञानिक ढूंढते रहते हैं ऐसे ही किन्हीं भी चीज़ों का प्रयोग उपयोग कैसे हो सकता है, और टेक्नोलॉजी उसको पूर्ण रूप में कन्वर्ट करने के लिए आती रहती है। आई बात समझ में? चलो अब आगे चलें। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैटर क्लियर। तो कई मुल्क साइंस के मामले में तो अच्छी जानकारी जुटा पा रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, उस स्किल्ड मैन पावर की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पा रहे हैं कि उस ज्ञान को इस्तेमाल कर पाएँ। आज अगर दुनिया भर में मैं बात करूं तो अब देखिए, विज्ञान तो एग्जिस्ट कर रहा है, साइंस तो एग्जिस्ट कर रही है, पर वर्ल्ड में लीडिंग पावर कौन है? जिसके पास पैसा, स्किल्ड मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो धड़ाधड़ उस विज्ञान को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी बनाते जा रहा है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ आप अक्सर बोलते हैं कि दे आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड। आप क्या बोलते हो? दे आर टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड, क्योंकि अब बुक्स में, अब किताबों में साइंस ने बता तो सब कुछ दिया है। दुनिया भर में वो साइंस की किताबें सब कुछ है। आप लाइब्रेरी जाइए, आप इंटरनेट जाइए, साइंस पढ़ लीजिए सारा। ग्रेविटेशन वेव्स जो आ रही हैं ब्लैक होल से, पढ़ लीजिए, अब तो किताब में छपा है, एक जर्नल में छपा है, पढ़ लीजिए। जर्नल इतने प्रीशियस क्यों होते थे पहले? क्योंकि जो विज्ञान की ये खोजें हैं जर्नलों में छप के आती थी। लेकिन अभी भी क्यों कुछ ही सेंटर हैं वर्ल्ड के ऐसे, जैसे नासा है या भारत में इसरो है, जो कामयाब हैं उस तकनीक को बनाने में जो उस विज्ञान का प्रयोग कर पा रहे हैं। इसलिए दोज कंट्रीज आर लीडिंग इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दैट्स वाई दुनिया में उनका डंका बजता है। इसलिए हमारे बार बार एक बात करते हैं कि अगर विकसित मुल्क ये चाहते हैं कि पिछड़े हुए मुल्क या डेवलपिंग कंट्रीज़ क्लाइमेट कंट्रोल में रोल प्ले करें या कार्बन एमिशन में कमी लाएं, तो सबसे पहली शर्त है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। कभी कहते हैं कि विज्ञान ट्रांसफ़र करो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करो। पता तो है, विज्ञान तो है ही। अब विज्ञान क्या है कि कार्बन एमिशन कम करना है तो ये फ़िल्टर लगाओ, ये करो, वो करो, है ही नहीं हमारे पास, भेजो। आई बात समझ में? ये तो सबको पता है कि फोटोवोल्टेक सेल, किताब में पढ़ाया गया साइंस में कि फोटोवोल्टेक सेल बनाओ, वो ऐसे ऐसे काम करता है, वो ऐसे ऐसे सोलर रेडिएशन को टैप करता है और गर्म कर देता है। पैसा बनाने के लिए स्किल्ड मैन पावर, लेबोरेटरियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ हैं? नहीं है। जिनके पास है उन्होंने बना ली टेक्नोलॉजी, और उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली, वो रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया पे। सो इसलिए एडवांस्ड कंट्रीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के दम पर पूरी दुनिया को लीड करती हैं, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हो, बीट एनीथिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी। और आज की डेट में आप देख लीजिए, लगातार गूगल ये कह रहा है कि चैट जीपीटी ठीक नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक नहीं है, नॉलेज वर्कर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी ले आया है, तो देखिए लगातार सुंदर पिचाई कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूर हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के लिए उनको टिकना है। इसके लिए वो भी अपना चैट बॉट बार्ड लेकर के आ गए। तो उनसे यही सवाल किया जा रहा है कि यार आप एक तरफ कह रहे हो ये ठीक नहीं है, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हो ले करके नहीं आए, और आप ये कह रहे हो कि अभी इसे पूरी तरह से समझा नहीं गया है, फिर भी आप इसे लॉन्च कर रहे हो। तो उसने जवाब ये दिया कि ठीक है, मैंने ये कहा है कि अभी इस तकनीक का पूरी तरह से समझ नहीं है, फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अभी तक हमें इंसानी दिमाग की भी पूरी तरह समझ नहीं है, पर हम उसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुल मिलाकर के टेक्नोलॉजी में एडवांस रहने की एक होड़ है, वरना आपका ग्राउंड छूट जाएगा। तो आज लड़ाई दुनिया में जो है वो साइंस की ज़्यादा चल रही कि टेक्नोलॉजी की?
टेक्नोलॉजी की। कोई कंट्री लीड कर रही है, किसके दम पर कर रही है? टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड है वो, क्योंकि वहाँ लगता है फिर पैसा, वहाँ लगता है। इसलिए भारत में विज्ञान पे तो काम होता होगा, लेकिन क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के पास था, हमारा ब्रेन ड्रेन हो गया। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण हमारे साइंटिस्ट किधर चले गए? अमेरिका। आप बहुत मान के साथ ये कहते हैं, एक से एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो नासा में काम कर रहे हैं। नासा शायद कई लोग ये भी कहते हैं उनकी वजह से चल रहा है, पर दूसरा लॉजिक लगाओ ना कि किसी विज्ञान का उपयोग क्या है जब तक आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसे कोई प्रोडक्टिव यूज़ ना दे पाए। और वो टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए चाहिए पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक एटमॉस्फेयर। वो वहाँ चले गए फिर, दैट्स ऑल। तो उन्होंने देखा अमेरिकियों ने कि अच्छा इंडिया में आज़ाद भारत की सरकार ने बड़ा गजब काम किया है, आईआईटी जैसे संस्थान बनाए हैं और ज़बरदस्त विज्ञान पढ़ा दिया अपने बच्चों को। क्या कमाल, स्किल्ड एकदम एसेट तैयार कर दिए। लेकिन साइमल्टेनियसली इसी इंडिया में फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इनका यूज़ करके टेक्नोलॉजी विकसित कर ले, वो हम कर लेंगे। तो बुला लिया उन्होंने उनको, वो चले गए, दैट्स ऑल। क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूटों ने विज्ञान तो तगड़ा पढ़ा दिया कापियों किताबों पे, एक से एक मैथ की थ्योरम, एक से एक फिजिक्स केमिस्ट्री, एक से एक कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके बाद वो कहते थे कि अब हम कुछ बनाना चाहते हैं, पैसा दो, फंड दो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कार्यालयों से फंड आए तो पैसा हो तो दें। वो कहते थे लैब दो, कहते लैब हो तो दें। तो जहाँ से मिली इनके पेपर अमेरिकी सरकारों ने पढ़े कि क्या गजब नॉलेज आदमी की यार, रिसर्च पेपर पढ़ो इसका, बुलाओ इसको जल्दी, बुला लिया। ये कहानी होती है। इसलिए आज भारत सरकार का तगड़ा फोकस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है कि हमें टेक्नोलॉजी में एडवांस करना है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। इसलिए स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर डिजिटल टेक्नोलॉजी को रूल करना है दुनिया को, तो डिजिटल भारत ही दुनिया को फिर रूल करे। इसलिए डाटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, डाटा बैंक बनाया जा रहा है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में, या जितने भी तरह के बोर्ड्स तैयार किए जा रहे हैं, या रोबोटिक इंडस्ट्री में, भारत खुद को विश्व के स्तर पर एक लीडिंग प्लेयर बना करके उभारना चाहता है। इन टेक्नोलॉजीज़ में भारत चूकना नहीं चाहता। इसलिए नारा दिया गया है कि आज़ादी का ये जो अमृतकाल चलेगा, ये 20 से 25 साल का ये वाला, यही अगर हमने यूज़ कर लिया तो हज़ारों वर्षों तक भारत चलेगा। अगर इसमें इस बार चूक गए तो फिर टेक्नोलॉजी दुनिया को आने वाले समय में गुलाम बनाएगी। जिस मुल्क के पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे मुल्कों को गुलामी करनी होगी। आपको उनसे चीज़ें मांगनी पड़ेंगी, वरना गुजारा नहीं है। पानी बचना नहीं है, जंगल बच नहीं रहे हैं, टेम्परेचर मैनेज होना नहीं है। अगर कुछ बचा पाएगा आपको कम रिसोर्सेज में भी, वो टेक्नोलॉजी ही बचा पाएगी। ओके, दैट्स ऑल। तो चलिए, अब मुझे लगता है मैंने पर्याप्त समझा दिया कि क्यों इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहिए, क्योंकि अब आप समझ गए। इंडिया ने पहले दिन से ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट का टेम्परामेंट अपनाया, और उसका प्रमाण मिलता है कि 1956 में जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो ये याद रखिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान में इस बात को एम्फेसाइज किया गया। सेकंड 5 ईयर प्लान में ये लाइन कही गई, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द कम्युनिटीज़ रेडीनेस टू अप्लाई मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी एक सिंगल फैक्टर यही है कि हमारे देश की जो कम्युनिटी है, जनता, वो कितनी के तैयार है मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए। ना फार्मिंग का विकास हो पाना इसके बिना, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ना इंडस्ट्री का। अगर देश तैयार खड़ा है इन चीज़ों को रेडिली एक्सेप्ट करने के लिए, फिर तो हो जाएगी, बात बन जाएगी, वरना पिछड़े रहो। तो सीधा नतीजा देखो, हम 1950 में गणतंत्र हुए, तो 1962 से ही इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की मदद से हम ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए। हमने हाथों हाथ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और कोस्टल तमिलनाडु और आंध्र के प्रोग्रेसिव किसानों ने हाथों हाथ नई एग्रीकल्चरल टेक्निक को अपना लिया बिना डरे, और उसी के फलस्वरूप आज आप 50 मिलियन टन पैदा करने वाला देश 250-300 मिलियन टन पैदा करके सरप्लस में जा रहा है। आप दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाते हैं। अगर ये नई साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने ना अपनाई होती, हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ना अपनाए होते,
हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग ना अपनाया होता और हमने इरिगेशन का ट्यूबवेल सिस्टम वहाँ पर ना यूज़ किया होता, यानी कि द ट्रायो ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, आज आप एक पिछड़े मुल्क के रूप में बैठे होते, आपकी सॉवरेनिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड होती। तो वही स्टेटमेंट वो बोल रही है कि अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो मोटा मोटा एक सिंगल फैक्टर अगर मुझे ढूंढना है तो वो कम्युनिटी की रेडीनेस ही होगी कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपनाने में कितने का तैयार हैं। जितने रिलक्टेंट रहोगे तो बन जाना नॉर्थ कोरिया, और जितने एक्सेप्टेबल रहोगे तो फिर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोकेगा नहीं। तो फिर तुम्हारा इसरो हर रोज़ PSLV से सैटेलाइट लॉन्च करने से पीछे हटेगा नहीं, और फिर पूरी दुनिया को तुम कोविड-19 जैसी वैक्सीन देने से चूकोगे नहीं। ये तो तुम्हें करना पड़ेगा, तो तभी होगा। तो आज हम फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में, स्पेस साइंस के सेक्टर में, सैटेलाइट की फील्ड में दुनिया में हमारा डंका बजता है, और ये फैक्ट है। आई बात समझ में? वो उस समय की रेडीनेस के कारण ही था। इसलिए पहले दिन से ही इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, चाहे वो ओशियानोग्राफी की फील्ड में हो, चाहे मेट्रोलॉजिकल स्टडीज़ की फील्ड में हो, पर्यावरण स्टडी करना, चाहे अर्थ साइंसेस की बात हो, और चाहे ही जनरल टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स। पैसा नहीं था देश के पास, लेकिन 1950 से ही वो योजनाएं चलाई हमने, क्योंकि इसके बिना देश चलना नहीं था। आई बात समझ में? उन्होंने लीडिंग प्लेयर का काम किया। सो ये आइडिया गिवन बाय द सेकेंड 5 ईयर प्लान। फिर इसी फलस्वरूप क्या हुआ, एग्जिस्टेंस में आया हमारे देश की बैकबोन, ये महकमा। 1971 में द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, DST, इसके जिम्मे था एक पायनियर के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास को पूरे देश में हर फील्ड में आगे बढ़ाना। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जिम्मे था। ओके, ये 1971 में एग्जिस्टेंस में आया। कई बार इंस्टीट्यूशंस का सीक्वेंस मांग लिया जाता है, आगे से पीछे ऑर्गेनाइज करना, ये याद रखना इसको। जहाँ देश के स्तर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ, वहीं स्टेट्स के लेवल पर, राज्यों के स्तर पर स्टेट काउंसिल्स इस्टेब्लिश की गई, स्टेट काउंसिल्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट स्टेट लेवल्स। ओके, और एक बड़ा विकास हमने अचीव किया एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन की मदद से, दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो अभी एग्जिस्टेंस में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम डिफरेंट सेक्टर्स वाया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास देखें। हम सेक्टर अप्रोच अपनाएंगे। सबसे पहले अप्रोच अपनाई था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 50 मिलियन टन से हम 250 मिलियन टन के अबव गए। सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एनहांस्ड फ्रॉम 50 मिलियन टन्स टू 250 मिलियन टन्स। किस किस रेंज में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस डेवलप किए, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहाँ कहाँ मदद की। मोटा मोटी आप इन 3 इलाकों को देखिए। हाइब्रिड सीड्स, जिन्हें मैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कह रहा हूँ, HYV सीड्स कह रहा हूँ। ओके, जिसमें खास तौर पर मैक्सिकन वीट के सीड, द ड्वार्फ वीट वैरायटी और द पैडी वैरायटीज़, हमने इन्हें अचीव किया, और इसी के कारण हरित क्रांति हुई है। सो हाइब्रिड सीड, अदर क्वालिटी ऑफ सीड्स ऑल्सो। ओके, मॉडिफाइड सीड्स भी हमने यूज़ किए, जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हों, जो फ्लड को भी विदस्टैंड कर जाएं, जो कम समय में बढ़ जाएं और ज़्यादा झाड़ दें, ज़्यादा यील्ड दें। ये सारे गुणों से भरे हुए हमारे हाइब्रिड सीड्स आए। तो ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसने आज कंट्री में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, खाद्य सुरक्षा इंश्योर इन्होंने की। एनर्जी मैनेजमेंट, ये सबसे ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि अगर आप मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स ना बनाते, वहाँ पर अगर रिजर्वायर ना बनते, कैनाल्स ना डेवलप होती, अगर ट्यूबवेल इरिगेशन यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फार्म्स ना होता और ट्यूबवेल इरिगेशन ना होता, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऑन टाइम इरिगेशन के बिना कामयाब ही नहीं है, ये फेल हो जाता। तो हमने अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी फाइंड आउट किए, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, चाहे वो माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ही क्यों ना हो। हमने लार्ज डैम्स बनाए और हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की मदद से ऑन टाइम ऑन स्विच ऑफ इरिगेशन सिस्टम विकसित किया, दैट इज़ द ट्यूबवेल सिस्टम। ओके, इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया रहा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, फसल कट चुकी है उसे स्टोर करना, एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम किया, लॉजिस्टिक्स खड़े किए, वेयर हाउसेस, गोडाउन्स। आज आप आलू स्टोर करते हैं, टमाटर स्टोर करते हैं, प्याज स्टोर करते हैं, तमाम सब्जियां, फल सब स्टोर होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट में चीज़ों की ग्रेडिंग करना,
उनकी सही कीमतें निकालना, उन्हें कंट्री और एक्सपोर्ट क्वालिटी में कन्वर्ट करना, उनकी नमियों को सुखाना, उनकी सफाई, उनके छिलके, ये सारी चीज़ें कैसे कटिंग हो, ये सारी चीज़ों को आपने विकसित किया। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स के फील्ड में भारत बहुत विकसित हुआ। तो एप्लीकेशन रेंज में हाइब्रिड सीड्स, एनर्जी मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी 3 ब्रॉडर सेंस में उपलब्धियां रही हैं। इसके बाद इस संस्था ने बड़े स्तर पर काम किया, दैट इज इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च हैज़ प्लेड अ लीडिंग रोल। कैसे? ये देश भर की कई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, वेटरनरी कॉलेजेस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड डेयरी कॉलेजेस के माध्यम से काम करती है। कई तरह से आपने पशुओं की नस्लों को सुधारा, उनकी दूध की पैदावार को सुधारा, उनको होने वाली बीमारियों को घटाया। आपने फार्मर्स को साइंटिफिक एजुकेशन दी, चाहे वो फॉरेस्ट्री से जुड़े हों, चाहे फिशिंग से जुड़े हों, एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हों, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़े हों। आपने हर रेंज ऑफ फार्मर को साइंटिफिक एजुकेशन दी। ये जिम्मा किसका है? ये ICAR की जिम्मेदारी रही। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने एक लीडिंग रोल प्ले किया। इन सब संस्थाओं को अपने अधीन लेकर के, यानी कि इनको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करके विकास किया, चाहे वो बीज हों, चाहे बीमारियां हों, चाहे फार्मिंग की नई टेक्नोलॉजीज़ हों, चाहे फार्मिंग की बेटर प्रैक्टिसेस हों, चाहे लैंड को बेटर मैनेज करना हो, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो। हर क्षेत्र में काम किया और उसके नतीजे हमारे सामने हैं। सो इट ऑल्सो प्लेइंग अ की रोल इन द साइंटिफिक एजुकेशन ऑफ द फार्मर्स। चुनौतियाँ कौन सी हमारे सामने खड़ी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में? हमें आज राइस, पल्सेस, ऑयल सीड्स और कई कैश क्रॉप्स की यील्ड को और फर्दर बढ़ाना है, जो कि स्टेगनेंट हो चुकी है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। फर्टिलाइज़र्स रिपीटेटिवली ज़्यादा यूज़ होने के कारण सॉइल की क्वालिटी बेटर ना हो पाना और सही मात्रा में फर्टिलाइज़र्स ना यूज़ करना, इस और सही प्रैक्टिसेस ना हो पाना, फार्मिंग की यील्ड स्टेगनेंट हो गई हैं। ये ठीक नहीं, इनफैक्ट कहीं कहीं घटी हैं। तो इसे बढ़ाना, यानी कि पैदावार को और बढ़ाना हमारी चुनौती है। दूसरा, इनिशिएशन ऑफ प्लांटेशंस पर बल देना, ताकि फार्मर की इनकम को बढ़ाया जा सके, ताकि एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव हो, मुनाफेदायर हो, मुनाफेखोर हो। और प्लांटेशन खास तौर पर आपकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को, एक्सपोर्ट क्वांटिटी को बढ़ाती हैं, आप उससे रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जंगलों की पूर्ति भी करते हैं, एंड प्रमोटिंग सोशल फॉरेस्ट्री। जंगल ना कटें, इसके लिए जो खाली पड़े ज़मीन है, बंजर पड़ी ज़मीन है, कम्युनिटी एक साथ आएँ, वहाँ पर वन लगाएं। इससे फायरवुड, फ्यूलवुड की ज़रूरतें भी पूरी होंगी, पर्यावरण और इकोसिस्टम की सर्विसेज भी होंगी, सॉइल का मॉइस्चर भी बढ़ेगा, पहाड़ों की ज़मीन बंध जाएगी, सॉइल इरोजन रुक जाएगा, नदियों के तले मिट्टी से भरेंगे नहीं। अनंत फ़ायदे। तो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना है। फल फूल सब्जियां जो होंगी वो आपकी कम्युनिटी की। शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन केमिकल फर्टिलाइज़र टू ऑर्गेनिक। लगातार 3 साल से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। तो धीरे धीरे किसान को कहना है कि तेरे खर्चे भी घटेंगे, ज़मीन की क्वालिटी बढ़ेगी, पैदावार भी बढ़ेगी और इकोसिस्टम अच्छा होगा। इसलिए केमिकल फर्टिलाइज़र को साथ के साथ डोजेस दो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की। यू कैन नॉट रिप्लेस द केमिकल फर्टिलाइज़र कम्प्लीटली, अदरवाइज श्रीलंका वाला हाल होगा, खाते लुट जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे तैयार करो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करो। फिर धीरे धीरे कुछ खेत का हिस्सा रखो जो कंप्लीट ऑर्गेनिक हो, फिर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाइए ऑर्गेनिक की तरफ। साल लगेंगे लेकिन हम कर रहे हैं। मित्र कीड़ों को बचाना जरूरी है, कई तरह के पौधों और नस्लों को बचाना जरूरी है, जीव जंतु, पशु पक्षी और इकोसिस्टम को बचाना जरूरी है, जो कि नुकसान हो रहा है केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से। क्योंकि हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं और फर्टिलाइज़र, इससे कई नस्लें पौधों की, कई ग्रासेस, कई कीड़े मर रहे हैं, जिससे उनकी फूड चेन प्रभावित हुई, तो कई पक्षी, कई और जीव जंतु मर गए, जिससे पूरा इकोसिस्टम हिल चुका है। इसे रिस्टोर नहीं करेंगे तो पैदावार नहीं बढ़ेगी। ये कुछ चुनौतियाँ हमारे सामने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। इंडस्ट्री, देखिए सही मायने में इंडिया में सबसे शुरुआती समय में और सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर आया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वो इंडस्ट्री ही था। ठीक है, इंडस्ट्री क्यों? देखिए आज़ादी 1947, उसके बाद 1950 26 जनवरी आप गणतंत्र हुए। अब भारत के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि वो कैसे 200 ईयर्स की उन ब्रिटिशर्स की गई एक्सप्लॉयटेशन से उभरे। हमारे ऊपर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें डेमोक्रेटिकली एक नेशन के रूप में